हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन संख्या 18 व 19 को इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र और छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये दोनों सवाल आपके अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ गए तो आप इस प्रकार को कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए आप सभी छात्र और छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र और छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र और छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको सीरियल वाइज क्लास मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस से क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो जाके जरूर देखें। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो आइए, जो हमारा 18वां क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 18वें क्वेश्चन का हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। तो जो 18वां क्वेश्चन है इसका डायग्राम ये दे रखा है चित्र। तो यहाँ सवाल को पढ़ लेते, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लेते, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल समझ में आ गया तो आप सॉल्व भी आसानी से कर सकते हो। इसलिए सवाल को पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद सॉल्व कर लेना। ठीक है, कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 यानी 2 सेंटीमीटर ऐसे ही चलती जाती है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल, यानी जो अर्धवृत्त बन रहे हैं इनको खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हो, कह रहा है कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बना इस सर्पिल का कुल लंबाई क्या होगा, यानी जो 13 सर्पिल अर्धवृत्त हैं उनसे बनाए सर्पिल, ठीक है, उसकी कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें पाई बराबर 22/7 यहाँ ले लेना है। ठीक है, तो आइए अब हम सबसे पहले ये संकेत में दे रखा है कि क्रमशः केंद्रों जैसे ए, बी ऐसे बढ़ रहे हैं ये केंद्र, ठीक है, वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3, L4 है। मान लेते हैं कि L1, L2, L3, L4 है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए अब हम इसको करने से पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हमारे पास है एक वृत्त, ये क्या है, यहाँ पे एक सर्किल है। ठीक है, और सर्किल, इसमें अर्धवृत्त बनना है। पूरे सर्किल की लंबाई होती है, वो होता है कितना, 2πr के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है लंबाई, L बराबर होता है 2πr। पूरे वृत्त की लंबाई क्या होती है, 2πr होता है। परिमाप कहने का मतलब परिमाप होता है, और वो होता है 2πr। जैसे कि हमें अर्धवृत्त की यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक वाली निकालनी। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे जो वृत्त है उसके 2 पार्ट हो गए, एक हिस्सा ये बराबर हो गया ये वाला। तो जब हम एक वृत्त की लंबाई निकालेंगे तो क्यों ना हम करेंगे 2πr होता है, पूरे वृत्त की होता है 2πr, और आधा करेंगे, 2 हिस्सा होगा तो बटे 2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो L बराबर क्या आएगा, पाई और r आ जाएगा। ठीक है, L बराबर क्या आ जाएगा, पाई और r आ जाएगा यहाँ से लंबाई। ठीक है, तो मुझे ऐसा यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहाँ से जो चल रहा है ये एक केंद्र से शुरू होकर के ऐसे सर्पिल बन रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो है A और B है। ठीक है, L1 लंबाई है, ये L2 बन रहा है यहाँ पे, ये L3 बन रहा है यहाँ पे, L4 बन रहा है। ठीक है, इसी को हम मान लेंगे। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस चित्र के माध्यम से इसको। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र भी रख लेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो बने रहिए ऐसे ही, वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके ये सवाल आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की लंबाई, हमने पूरे वृत्त की लंबाई होती है कितनी, पूरे वृत्त की लंबाई यहाँ पे क्या होता है 2πr, यानी संपूर्ण वृत्त यहाँ से यहाँ तक पूरे वृत्त की लंबाई होता है 2πr, और हमें आधा अर्धवृत्त का निकालना है, इसलिए 2 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ देखा जाए तो 2 वृत्त बनना है, एक ऊपर वाला आधा हो गया हिस्सा और आधा नीचे वाला हो गया,
तो हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारी लंबाई आ जाएगी अर्धवृत्त की। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की लंबाई बराबर, मैंने वहां से निकाला था, क्या होता है पाई और आर होता है। क्या होता है पाई और आर। ठीक है, लंबाई क्या होता है पाई और आर। यहां पे दे रखा है जो हमारा त्रिज्याएं दे रखी है, यहां पे ये वाली त्रिज्या यहां से यहां तक दे रखी है, पहले वाले की 0.5 दे रखा है और 1.0 यानी 1 दे रखा है सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारा जो 13 जो है क्रमागत सर्पिल बने हुए हैं उसकी कुल लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे L1 निकालेंगे तो हमारा L1 बराबर होगा क्या, L1 बराबर होगा हमारा जो सूत्र होगा लंबाई का वो होगा पाई और आर। क्या होगा पाई और आर। यहाँ से हम आर, हमें त्रिज्या दे रखी है कितनी, पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 0.5, दूसरे की ये दे रखी है L2 की, यानी दूसरे की दे रखी है जो अर्धवृत्त बनना है उसकी 1 दे रखी है, तीसरे की दे रखी है 1.5 और चौथे की दे रखी है कितनी 0 यानी 2 दे रखा है। ठीक है, 2.0 यानी 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे हम रख देंगे इसकी जगह, तो L1 बराबर कितना निकल के आएगा, L1 बराबर पाई की जगह पाई रखेंगे और गुणा हमारा जो पहले वाले का है त्रिज्या वो कितना है R1, ये है 0.5 है तो इसकी जगह लिखेंगे 0.5। तो यहाँ से हमारा L1 बराबर कितना हो जाएगा 0.5 पाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम L2 निकालेंगे, तो L2 निकालने के लिए हमारा हुआ क्या होगा पाई और आर, ये पाई और आर ही होगा। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो पाई तो रहेगा हमारे साथ और जो आर है अगले बार क्या कह रहा है 1.0 कह रहा है, तो 1.0 करेंगे, पाई का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से L2 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1 पाई का गुणा करेंगे 1 में तो पाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पाई आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम L3 निकालेंगे तो L3 बराबर यही रखेंगे पाई और आर। ठीक है, तो अगले वाले में क्या है 1.5 है, त्रिज्या क्या है 1.5, जो L3 है ये वाला यहाँ से कितना है 1. जो है 5 है। ठीक है, तो इसकी जगह रखेंगे पाई की जगह पाई लिखेंगे, आर की जगह रख दे रहे हैं 1.5। ठीक है, तो यहाँ से L3 बराबर कितना हो जाएगा 1.5 पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इतना हमने निकाल लिया तीनों। ठीक, अब हम चौथे का निकालेंगे, L4 निकाल भी सकते हैं। ठीक है, L4 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे पाई और आर करेंगे। लंबाई क्या होगी पाई और आर होगी, तो पाई की जगह रखेंगे पाई और आर की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे कह रहा है 2 कह रहा है। ठीक है, 2.0 यानी 2.0 करेंगे। ठीक है, तो L4 वाला कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ठीक, 2 पाई हो गया। अब यहाँ से हमारे पास जो समांतर श्रेणी बन जाएगी वो यहाँ पे लिख लेंगे, समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या बनेगी, समांतर श्रेणी यहाँ से संकेत में रखा है, यहाँ पे L1, L2, L3, L4 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे लंबाइयाँ तो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे श्रेणी बन जाएगी। श्रेणी बनने तो हमारे पास सबसे पहले कितना है 0.5 पाई है, फिर क्या है हमारे पास L2 का जगह रखेंगे पाई और अगले क्या है 1.5 पाई है और कॉमा करेंगे 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये श्रेणी बन जाएगी हमारे पास। क्या बन जाएगा ये, यहाँ से हमारी श्रेणी बन गई। ठीक है, ऐसे ही श्रेणी चल जाएगी। ठीक है, आगे चली जाएगी। और यहाँ पे जो दे रखा है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों का से बने सर्पिल, इस सर्पिल की लंबाई ज्ञात करनी कुल लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर क्या दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रथम पद हो गया कितना, प्रथम पद हो गया, प्रथम पद यहाँ से प्रथम पद a बराबर हो गया कितना 0.5 पाई हो गया। ठीक है, और सारवंत निकालेंगे। सारवंत निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना होता है, a2 माइनस a1 करेंगे तो यहाँ से d बराबर निकालेंगे। ठीक है, a2 की जगह रखेंगे क्या, a2 ये पहला पद है, दूसरा तीसरा चौथा पद है। ठीक है, दूसरा पद यहाँ पे क्या है पाई है और पहला पद कितना है 0.5 पाई है। ठीक है, एक पाई में से 0.5 पाई गया तो जो d बराबर आएगा कितना है 0.5 ही बचेगा। एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, तो सारवंतर हमने यहाँ से क्या ज्ञात कर लिया 0.5 सारवंतर आएगा। ठीक है, और हमें 13
अर्धवृत्तों 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से इस सर्पिल की कुल लंबाई, ठीक है, बने सर्पिल की लंबाई याद करनी है। तो हम यहाँ से करेंगे। तो हमारे पास n बराबर कितना दे रखा है, n बराबर 13 दे रखा है, ठीक है। n बराबर क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे योगफल वाला, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जो है फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है समांतर श्रेणी के nवें पदों का योग ज्ञात करना हो तो होता है फॉर्मूला n/2 बड़ा कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से यहाँ से आप आसानी से हल कर सकते हो। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे। आगे सॉल्व करने पर हम जो है ज्ञात कर सकते हैं आगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा n की जगह रखेंगे कितना, 13 रखेंगे, ठीक है। 13 बटे हो जाएगा 2, तेरह बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे करेंगे 2, एक की जगह रखेंगे कितना, एक की जगह रखेंगे 0.5 पाई रखेंगे, प्रथम पद कितना है, इतना है, ठीक है। प्लस n की जगह रखेंगे 13 माइनस का 1 गुणे का d, यानी सार्वंत हमारे पास कितना आया, 0.5 ही आया, 0.5 पाई आया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, आगे ज्ञात कर लेंगे 13 बटे 2 लिखेंगे। अब यहाँ से गुणा किया जाए तो 5 दूने 10, 5 दूने 10, एक स्थान पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा लेंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 पाई हो जाएगा। प्लस का यहाँ से घटाएंगे, 13 में से 12 गया, 13 में से 1 गया, क्या बचेगा, 12 बचेगा। 12 गुणे का 0.5 पाई हो जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। 13 बटे 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पाई यानी पाई हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो लिख भी सकते हो, 1 पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से गुणा कर लेंगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, पॉइंट लगा हुआ है, एक स्थान 60 लिख के एक स्थान दशमलव लगा देंगे, ठीक है, पाई हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा कितना, 7 पाई प्राप्त होगा, कितना, 13 बटे 2 आ जाएगा। गुणे का करेंगे 1 और 6, 7 पाई आ जाएगा, ठीक है, 7 पाई आ जाएगा, ठीक, 6 और 1 7। अब यहाँ से भाग देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह हमारा जो सवाल में दिया था, यहाँ पे देख लेते हैं। सवाल में ये दिया था कि हमें पाई बराबर कितना रखना है, यहाँ से यूज कर लेंगे 22/7 का, ठीक है, हमें दिया है सवाल में। तो यहाँ पे इसकी जगह रखेंगे तो हमारे पास कितना 13 बटे 2 है, गुणे में 7 गुणे का पाई की जगह रखेंगे, पाई का मान 22/7, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 11 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा, ठीक है। तो हम 13 गुणे का 11 करेंगे। अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे इसका तो हमारे पास कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 13 एकम 13 हासिल लगा 1, 13 एकम 13 और 1 14, कितना आएगा, 143 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 143 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमारे पास ये भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस कितना 13, यानी यहाँ से देखा जाए तो हमें जो पूछ रहा था तो हमने यहाँ से आंसर वो निकाल लिया, ठीक है। हमें ये पूछ रहा था कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, ठीक है। कुल लंबाई पूछ रहा था तो हमने यहाँ से निकाल लिया। कुल लंबाई हमारे पास कितनी आएगी, 143 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस सवाल को। तो यहाँ पे जो है लिख भी सकते हैं, यहाँ पे भाषा भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे जो है अतः 13 क्रमागत, जो सवाल में पूछ रहा है उसे लिखेंगे, क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई 143 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो हमें सवाल में पूछ रहा था वही हमने वही भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया है, उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, तो यहाँ से पूछ रहा था
तो हमने यही लिख दिया यहाँ पे। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस सवाल को। तो वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आ रहा हो तो आप ज़रूर लाइक करें और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। अब हमारा जो 19वां सवाल है लास्टवां, उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 19वां ये चित्र ये दे रखा है इसका, और यहाँ पे सवाल कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। आकृति देखिए, आकृति हमारे पास ये 3 इसका बना हुआ है, एक ये रखा है 20 रखे हुए हैं, उससे अगली वाली जो है उसमें 19 रखे हुए हैं और इसमें 18 रखे हुए हैं। इस प्रकार से ये रखा गया है। ठीक है, आकृति देखिए। ठीक, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में हमें लट्ठे बताने हैं और कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जो है, यहाँ हमारे पास बन जाएगी एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, हल कर लेते हैं। लिखेंगे सबसे नीचे वाली पंक्ति में, सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 है हमारे पास। अगली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, कम होती जाती है, 19 हो जाती है। लिखेंगे उससे अगली पंक्ति में, अगली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, हमारे पास समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से जो सवाल किया है वो समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से समांतर श्रेणी बनेगी, लिख लेंगे यहाँ पे, समांतर श्रेणी बन जाएगी हमारे पास। समांतर श्रेणी इस प्रकार बनेगी, तो बनेगी सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने, 20 है, फिर उससे अगली वाली पंक्ति में कितने, 19, फिर उससे वाली अगली वाली पंक्ति में 18। ठीक है, और उससे अगली वाली पंक्ति में 17। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ देखेंगे तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर कितना है, 20 है। यहाँ से देखा जाए 20 है। ठीक है, और सारवांतर निकालेंगे। सारवांतर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना होता है। a2 माइनस का a1 करेंगे तो d बराबर निकालेंगे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा पद कितना, 19 है। 19 में से 20 को प्रथम पद को माइनस करेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से d बराबर भी निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो हमें SN दे रखा है, हमें 200 लट्ठे की ढेरी दे रखी है। तो कहने का मतलब है कि SN बराबर यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो लिख लेंगे SN बराबर कितना है, 200। ठीक है, यहाँ SN बराबर ही 200 दिया है। ठीक, अब हम यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे n पदों का योगफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। SN बराबर होता है वो वाला। ठीक है, SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, अब SN बराबर होता है फॉर्मूला n/2 कोष्टक में होता है 2a + n - 1 × d होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास SN बराबर ही दे रखा है, इसकी जगह 200 रख देंगे। n बराबर यहाँ से हमें ज्ञात करना है, हमें पता नहीं है कि यहाँ पे जो है कितनी पंक्तियाँ हैं।
ठीक है, और कितने लट्ठे रखे हुए हैं वो ज्ञात करने। तो हमें यहाँ से कहने का मतलब n ज्ञात करना है। ठीक है, n ज्ञात करना है तो एस एन की जगह रख देंगे 200, 200 रख दिया जाए, n/2 लिखेंगे। ठीक है, हमें n पता नहीं, यही ज्ञात करना है। ठीक है, और 2 गुणे का प्रथम पद a बराबर कितना है 20 है, प्लस का n-1 इंटू डी बराबर कितना है माइनस का 1 आया। ठीक है, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे 200 बराबर हो जाए n/2, कोष्टक में 20 दूने 40 हो जाएगा, और प्लस का 1 का गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, चाहे तो इस कोष्टक में ही रखो, 1 का गुणा करोगे तो 1 का गुणा करोगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, 1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये गुणा कर लिया जाए यहाँ पे, तो 200 गुणे का 2 लिख लिया जाए बराबर n, कोष्टक में हो जाए 40, और ये माइनस होगा, माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ 40 है, यहाँ पे 1 है, जुड़ जाएगा 41 हो जाएगा। तो 200 गुणे का 2 बराबर हो जाएगा कितना n, कोष्टक में हो जाएगा कितना, कोष्टक में हो जाएगा हमारे पास 41 माइनस का n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41 माइनस का n हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा, वो यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 400 हो जाएगा, बराबर का n का गुणा करेंगे तो यानी 41n, 40 और 1 किया था, दोनों जुड़ गया था 41 हुआ था, 41n हो जाएगा। n का गुणा कर रहे हैं, कोष्टक खोल रहे हैं तो n का गुणा करेंगे 41 में, 41n आ जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस होता है, n का गुणा n में करेंगे, n की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करने पर घात जो है जुड़ जाती है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखा जाए तो इसको इस तरफ सारा पक्षांतर कर लाते हैं, पक्षांतर करके लाएंगे। चाहे तो पहले ऐसे लिख लेते 41n लिख लेंगे माइनस का n²। ठीक है, इसको आगे पीछे करके लिख लेते हैं। यहाँ से ये मत करना कि पक्षांतर कर दिया, अभी पक्षांतर नहीं किया है, इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया है, क्योंकि हम यहाँ से आसानी से पक्षांतर कर सकते हैं, इस तरफ समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो 41n है हमारे पास और ये n² है। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 400 हो जाएगा, बराबर का इस तरफ क्या बचा 0 बचा, क्या बचेगा इस तरफ हमारे पास बचेगा 0 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से माइनस का n² करेंगे और प्लस का 41n है, माइनस का कितना 400 है। आगे सॉल्व किया जाए तो आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस, ये माइनस कॉमन ले लिया जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n² होगा, माइनस और प्लस माइनस होता है 41n आ जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस होता है प्लस, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, जब कॉमन लेंगे माइनस का तो यहाँ से माइनस का भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, माइनस का भाग दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझो, माइनस और प्लस माइनस होता है। ठीक है, और माइनस होता है प्लस। ठीक है, 400 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे, बने रहिए ऐसे ही, वीडियो के शुरू से अंत तक आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये वाला उस तरफ करेंगे तो n² माइनस का 41n प्लस का 400 बटे का करेंगे माइनस, तो इस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास 0 ही बचेगा। अब हमारे पास 400 है, ऐसे गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 41 बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, यहाँ से 41 बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ से 400 के हम गुणनखंड ऐसे कर लेते हैं, 41 प्राप्त हो जाए तो यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम गुणनखंड कर लेंगे 400 के। ठीक है, 400 के में ऐसे गुणनखंड करने होंगे क्योंकि माइनस के चिन्ह के साथ हमें 41 लाना है। ठीक है, तो यहाँ से 400 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से काटेंगे 200 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 100 बार, 2 एकम 2, 2 0, 2 से काटेंगे 50 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, 25 आ गया, विषम संख्या है तो हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 पंजे 25 होता है। ठीक है, क्या होता है 5 पंजे 25 होता है, और 5 से काटेंगे 5 एकम 5। मुझे आशा है यहाँ तक आप गुणनखंड तो सभी बच्चे करना जानते होंगे अच्छे से। तो हमने यहाँ पे 200 यानी 400 के हमने गुणनखंड यहाँ से कर लिए आसानी से। ठीक है, 2 से काटा 2 दूनी 4 डबल 0 आ गया, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 0 आ गया। ठीक है, 2 से काटा 2 पंजे 10 और 0 आ गया। ठीक है, और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 बचा 1, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 25 बार काटा, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25 होता है, 5 से 1 बार कट जाएगा। ठीक है, हमें बनाना है 41। ठीक है, 41 बनाना है तो हम क्यों ना यहाँ पे करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गया,
गुणे का कितना करें 5 पंजे 25 और इन दोनों का गुणा करने पर हमें 400 प्राप्त होगा। और इन दोनों को जोड़ के देख लेते एक बार, तो कितना आएगा 6 और 5 11 हासिल आएगा, 1 3 और 1 4 41 आ जाएगा जोड़ने पर। माइनस अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो माइनस माइनस का चिन्ह ले लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस माइनस का चिन्ह लेंगे और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ से 400 आ जाएगा। मुझे ऐसा यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आगे सॉल्व करने पर हमने जो गुणनखंड होंगे 400 के हमने कर लिए, तो हमारे पास कितना आया 25 गुणे का 16 कर लेंगे। ठीक है, माइनस का 25 लेंगे और माइनस का 16 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे एन स्क्वायर माइनस का लिखेंगे 25 एन लिखेंगे माइनस का 16 एन लिखेंगे, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 41 बनेगा। माइनस माइनस में जैसे प्लस प्लस में जुड़ जाता है वैसे ही माइनस माइनस में जुड़ जाता है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखो। और प्लस का 400 हो जाएगा बराबर का 0। यहाँ से हमारे 3 पद थे, 4 पद हो गए, 2 2 का जोड़ा बनाकर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे एन कॉमन आएगा, एन से एन कट जाएगा, क्या बचेगा एन बचेगा। प्लस और माइनस माइनस होता है, एन से एन कट जाएगा भाग देंगे, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देंगे, एन से एन कटेगा क्या बचेगा 25 बचेगा। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से अंक ही कॉमन आएगा, अंक कॉमन आएगा 16 काट देगा 16 को भी, और 16 400 को भी काटेगा। कितने बार काटेगा वो 25 बार काट देगा, क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड किए 16 ले लिया जाए तो 25 बच जाएगा आसानी से। ठीक, तो माइनस का 16, ये ध्यान रहे कि इस चिन्ह के साथ ही कॉमन लेते हैं। 16 ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 से 16 कट जाएगा, क्या बचेगा एन बचेगा। माइनस और प्लस माइनस होता है, 16 का भाग 400 में देंगे तो 25 आ जाएगा, क्योंकि हमने जो 4 से गुणनखंड किए वो 25 गुणा 16 हुए हैं। ठीक है, बराबर का 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा एक कोष्टक में एन माइनस का 25 मिलेगा, दूसरे कोष्टक में कितना बनेगा मिलेगा हमारे पास एन माइनस का 16। ठीक है, बराबर का 0। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं आगे सॉल्व। ठीक, यहाँ पे जो है आगे सॉल्व कर लिया जाए इसको, तो यहाँ से हम इसके लिए सहायता से एक लाइन खींच के यहाँ पे हमारे पास जगह बची हुई है, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना है, एक कोष्टक में एन माइनस का 25 है और दूसरे कोष्टक में एन माइनस का 16 है। ठीक है, बराबर का 0 है। ठीक है, एक बार एन माइनस 25 के साथ 0 लेंगे, एक बार लेंगे एन माइनस 16 के साथ 0। ठीक है, तो एन माइनस 25 बराबर 0 लेंगे, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का पक्षांतर करेंगे उस तरफ, प्लस का हो जाएगा 25। ठीक है, तो एक एन बराबर 25 आया, दूसरा आ जाएगा यहाँ पे करेंगे तो एन माइनस का 16 बराबर का 0, तो एन बराबर आ जाएगा 16 प्लस का। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे उसे भी, तो 16 आ गया। यहाँ पे 2 मान प्राप्त हुए। तो यहाँ जो है पंक्तियाँ कितनी हो सकती हैं, यहाँ पंक्तियाँ हो सकती हैं जो है 16 या 25 हो सकती है, दोनों में से 25 या 16। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या या तो 25 या 16 है। ठीक है, 25 या 16 है, इसमें से एक है। ठीक है, तो अब हम यहां से निकालेंगे, जब हम n बराबर 16 लेते हैं तब फॉर्मूले में रखेंगे हम, जब हम n बराबर 16 ले लेते हैं। ठीक है, n बराबर 16 ले लिया जाए तब जो है फॉर्मूले लगा देंगे ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ से पंक्तियों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, आगे सॉल्व जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो n की जगह रख देंगे कितना 16, तो a 16 बराबर कितना आएगा a, यानी प्रथम पद हमारा था कितना, प्रथम पद हमारे पास था 20, तो प्रथम पद की जगह 20 रखेंगे, 20 प्लस का n की जगह रखेंगे 16 माइनस का 1 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे माइनस का 1 रखेंगे। ठीक है, सार्वंतर हमने निकाला था, यहाँ से वो निकाला था माइनस का 1, यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, a 16 लिखेंगे बराबर का हो जाएगा हमारे पास कितना 20, तो है इस तरफ, और ये यहाँ से किया जाए तो यहाँ कर लेंगे। ठीक है, 16 में से 1 गया 15 बचेगा, 15 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a 16 बराबर कितना आ गया, 20 में से 15 गया 5 बचा, 20 में से 15 गया 5 बचेगा। मुझे ऐसा यहाँ तक आप अच्छे समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। पहले हमने 16 रखा n बराबर, अब रखेंगे कितना, जब n बराबर 25 तब इसी फॉर्मूले को लगा देंगे n, n पद वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे
तो n की जगह 25 रखेंगे तो a 25 बराबर निकालेंगे तो प्रथम पद हमारे पास कितना है 20 है प्रथम पद, प्लस n की जगह रखेंगे 25 माइनस का 1 गुणा सारवंतर हमारे पास निकाला है हमने, वो निकाला है कितना, हमने निकाला था 1। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो 20 हो जाएगा, यहाँ से घटा देंगे 25 में से क्या 24 का गुणा करेंगे -1 में तो माइनस का कितना आ जाएगा 24 एकम 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 एकम 24 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो a जो है 25 बराबर कितना होगा, यहाँ 20 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का 24 है तो 4 बचेगा माइनस का, 24 में से 20 गया 4 बचा माइनस का। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो हमारी पंक्तियों की संख्या वो माइनस की नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला तो कट जाएगा। ठीक है, हम जो मान है पंक्तियों की संख्या या कोई भी ऋणात्मक नहीं ले सकते, इसलिए ये वाला तो हमारा माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया, यानी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है। पंक्तियों में लट्ठों की संख्या हमारे पास क्या है, पंक्ति तो हमने निकाली यहाँ से, तो पंक्ति वाली हमारा कौन सा सोडिवल था, हमारा n बराबर ये वाला 16 वाला था, तो पंक्तियों की संख्या 16 हो जाएगी। और हमारा लट्ठों की संख्या कितनी है, लट्ठों की संख्या 5। तो यहाँ से लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या 16 और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने इस तरह से समझाया, दोबारा समझ लो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, मैं जब तक समझाता हूँ तब तक समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए हमने सबसे पहले यहाँ हमने लिखा था, ठीक है, ये जो है नीचे हमने किया था, तो हमारे पास कितना था आया था, हमारे पास आया था सॉल्व करने पर माइनस का 25 कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में n माइनस का 16 n माइनस का 25 आया था बराबर का 0। ठीक है, इसे आगे सॉल्व किया था तो हमारे पास कितना आया था n, जब हमने n माइनस 25 बराबर 0 लिया तो n बराबर कितना आया था 25 प्लस का। ठीक है, यहाँ से n माइनस 16 बराबर का 25 लिया, फिर n बराबर कितना आया था 16 आया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो अतः पंक्तियों की संख्या या तो हमारी 25 हो सकती है, यहाँ पे कन्फर्म नहीं था, या तो 25 होगी या 16 होगी, यानी 25 और 16 में से एक होगी जरूर। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने जब हमने सबसे पहले हमने n बराबर 16 रखा, जब हमने n बराबर 16 रखा तो आगे सॉल्व किया हमने a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो n की जगह 16 रख दिया, प्रथम पद हमारे पास 20 था, यहाँ से समांतर श्रेणी में 20 था। ठीक है, प्लस n की जगह 16 रख देंगे, माइनस का 1 गुणा डी, यानी सारवंतर हमने निकाला था वो कितना आया था माइनस का 1। ठीक है, 16 में से 1 गया था 15 प्राप्त हुआ था, 15 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस का हो गया 15। ठीक है, 20 में से 15 जाएगा तो प्लस का ज्यादा है, कितना 5 ज्यादा है, तो a 16 बराबर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, प्लस का यानी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या रखा, हमारे पास पंक्तियों की संख्या या तो हमारी कन्फर्म नहीं थी, या 25 है या 16 है। ठीक है, तो 16 रखा तो हमारा पॉजिटिव आंसर आया, जब हमने 25 रखा तो हमारा माइनस का 4 नेगेटिव आंसर आया। तो हमारी जो पंक्तियों में लट्ठों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती है, माइनस वाली नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये मान छोड़ दिया। ठीक है, क्या लिया हमने 16 लिया। तो जब हमने 16 रखा था तो पंक्तियों की संख्या जो है, पंक्तियों की संख्या 16 थी, तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी 5। 16 रख करके हमें 5 प्राप्त हुआ, तो लट्ठों की संख्या 5 होगी और पंक्तियों की संख्या 16 होगी। यही हमें यहाँ पे जो है ज्ञात करवा रहा था। यहाँ पे सवाल में देखेंगे तो सवाल में यही कह रहा था कि यहाँ पे ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी जो 200 लट्ठे हैं वो कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। तो पंक्तियों की संख्या यानी 16 पंक्तियों में रखे गए हैं, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे, 5 लट्ठे हमने प्राप्त किए हैं। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे समझ चुके होंगे सवाल को, दोनों सवाल आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। मैं बार बार यही कहता हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करिए, जिससे कि आपके सवाल एक बार अच्छे समझ में आ गए तो आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, अन्यथा न लिया करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। तो हमने आज की क्लास में 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। पहला हमने 18वां किया,
तो मुझे ऐसा है यहाँ तक दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अब हमारा लास्ट सवाल रह गया इसका 20वां, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे लाएंगे। तो आप तब तक के लिए बने रहिए, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, चैनल पर प्यार बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं खत्म करते हैं क्लास को। अगले क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 20 के साथ। तब तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ।